हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, सीटेट जो आपकी आगामी परीक्षा है, बहुत ही कम वक्त बचा है। तो देखिए, उसको अच्छे से तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो देखेंगे समावेशी शिक्षा से, और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीटेट के, तो उनको देखेंगे। देखिए, आज की जो क्लास है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन जो है सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा अधिगम विकार को देखेंगे, जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है, हमको बताना है। जो मेधावी छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनमें किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, तो उसको बताना है। हर एक ऑप्शन को देखेंगे। तो उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, तो ये गलत है। समझ का अभाव उनमें नहीं होता है। अपने सहपाठियों की तुलना में धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं, तो धीमी गति से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वो और ज़्यादा कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। जो अगला ऑप्शन है, चुनौती भरे काम को तुरंत छोड़ देते हैं क्या, तो ये भी गलत है। वो चुनौती भरे कार्य को नहीं छोड़ते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। वो कैसे होते हैं, किसी भी समस्या का समाधान खोजने की अपनी इच्छा होती है, उसमें बार बार प्रयास करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से होता है। तो समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। तो सभी छात्रों को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ाया जाता है। चाहे वो मेधावी रूप से हो, चाहे वो विकलांग रूप से हो, किसी भी रूप से हो, सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, सबका समावेश एक साथ होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समावेशी शिक्षा के, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो के विविध जरियों का निष्कासन पर बल देती है, किसके निष्कासन पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, सबको समावेश करके पढ़ाया जाता है, तो ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो देखिए, प्रस्तुतिकरण, तो जिसको बल देना निष्कासन पे, तो ये गलत हो जाएगा, हमको निगेटिव बताना है इसका। अभिव्यक्ति, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। संलग्नता, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या करना है, निष्कासन करना है, तो नेगेटिव का हमको नेगेटिव आंसर देना होता है। तो भेदभाव, तो समावेशी शिक्षा में हमको भेदभाव को क्या करना है, इसके निष्कासन पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं, तो हमको बताना है इस तरह के जो कथन है वो किस बात को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सीटर का जो पैटर्न है उसके आधार पे क्या होता है, अगर लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन हो, किसी को ऊंचा दिखाया जाए या किसी को किसी भी तरह का क्या करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग वे में, तो वो कैसा आता है, वो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है। कैसा हो जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए, हर एक क्वेश्चन में याद रखिए, कीवर्ड बना लीजिए। जहाँ भी लड़के और लड़कियों में कंपैरिजन किया जाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा बताया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो जेंडर असमानता भी गलत है, समता भी गलत है, सशक्तिकरण भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। देखिए, बच्चों का स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनमें जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, देखिए बहुत से बच्चे क्लास में होते हैं, सभी की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो सभी की वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, तो उनको किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, हमको निगेटिव बताना है। तो निगेटिव का आंसर क्या होता है, निगेटिव याद रखेंगे। तो ऑप्शंस को अपने देखते हैं। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, तो ऐसा नहीं है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी का काम करने का अवसर देना, तो ये भी गलत हो गया। देखिए, हमको निगेटिव बताना है, तो ये चीज़ें सही हैं तो इनको नहीं देखेंगे। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल करने का अवसर देखें, तो ये सभी बातें जो सही हैं तो इनको निगेटिव टर्म में नहीं ले सकते। हमको निगेटिव का क्या होना करना होता है, निगेटिव का निगेटिव ही आंसर देते हैं। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग या पृथक्करण करके, तो देखिए दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं।
देखिए निगेटिव टैग वर्ड को याद रखेंगे, जो नामीकरण हो गया निगेटिव टैग वर्ड हो गया, अब पृथक्करण भी कैसा हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो इनको याद रखेंगे तो यही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो हमको गलत का गलत आंसर देना होता है। अगर हमको नहीं पूछा है तो हमको निगेटिव वाला टर्म ढूंढकर आंसर देना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार क्या प्रारूपिक लक्षण है, हमको बताना है। तो किसकी बात की गई, एडीएचडी, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। कैसा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी कार्य को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, कैसा हड़बड़ाहट में। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, एडीएचडी जो विकलांगता होती है उसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चे आते हैं। तो इसका आंसर देखना है। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीमा क्रियाशीलता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है। आवेगशीलता, बहुत ज़्यादा आवेग में कार्य करता है। तो कैसा हो जाएगा, आवेगशीलता करेक्ट आंसर है। कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर, ये भी गलत हो जाएगा। तो 5वें का सी आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप उन चीज़ों में अच्छे हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और सीटेट ऐसा एग्जाम है जहाँ पे टाइम की कमी होती है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी क्वेश्चनों के आंसर लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से उनमें जो होगी निपुणता आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्वालीनता ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, स्वालीनता या ऑटिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं या बच्चे होते हैं वो किसी भी कार्य को बार बार करते हैं, कैसे बार बार दोहराते हैं। तो देखिए इसमें कैसा होता है, जैसे कि आपने मूवी देखी थी, आपको याद कराया था माय नेम इज़ खान, तो उसमें शाहरुख खान इसी प्रकार की जो ऑटिज्म विकलांगता इससे ग्रसित था, तो उसमें वही दिखाया गया है। तो उसमें देखिए इस प्रकार के बच्चे क्या करते हैं, देखिए उनको क्या होता है, जब किसी कार्य को बार बार करते हैं, अपनी बात को बार बार बोलते रहते हैं, तो उनमें कैसे स्वालीनता होती है या ऑटिज्म होता है। तो ऐसे बच्चे अच्छे से संप्रेषण नहीं कर पाते, क्या करते हैं, उनको अपनी बात को किसी और को प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है, अपनी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो देखिए बार बार इसमें क्या होता है, व्यवहार करता है। तो ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण की होने की संभावना होती है। तो पहले ऑप्शन सही है, संप्रेषण में कठिनाई। कैसी, संप्रेषण में कठिनाई, क्योंकि वो एक बात को बार बार व्यवहार करते रहते हैं। बाकी सभी आंसर गलत होंगे। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, तो ये भी गलत है। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, ये भी गलत है। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, संप्रेषण में कठिनाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पठन वैकल्य सापेक्ष। देखिए पठन वैकल्य क्या होता है, पठन वैकल्य होता है डिसलेक्सिया। हमने आपको उसके ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। तो डिसलेक्सिया होता है, इसमें क्या आता है, लक्स, डिसलेक्सिया में लक्स आता है। तो लक्स साबुन सभी ने अपने अपने घरों में यूज किया होगा। तो देखिए इस प्रकार का जो विकार होता है उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें बच्चा लक्ष्य ना पढ़कर क्या पढ़ता है, उसको लुक्स पढ़ता है। तो कैसा होगा, पठन से संबंधित ये विकार हो गया। कैसा, पठन से संबंधित। चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। तो चुनौती का कार्य किस क्षेत्र के लिए है, तो ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए लिखित सामग्री के बोध में, देखिए लिखित सामग्री है उसका बोध कर रहा है, मतलब उसको पढ़ रहा है। तो हमारा क्या बताया ना, हमने आपको क्या बताया था, डिसलेक्सिया, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, मतलब पठन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। शारीरिक गतिविधियों का गलत हो जाएगा, दूसरों की भावनाओं को समझने में भी गलत हो जाएगा, चित्र बनाने में भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। देखिए जो वंचित पृष्ठभूमि से होते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन बच्चों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, तो लिखित काम देंगे ढेर सारा, तो गलत हो जाएगा, ये ऐसा गलत है। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास शामिल करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, तो बिल्कुल सही बात है, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना है और उनके बारे में जानने का प्रयास करना है। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, तो गलत हो जाएगा, उन्हें अनदेखा करें। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं आता है। समावेशी शिक्षा में क्या आता है, सबका साथ सबका विकास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सशक्ता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है, हमको बताना है। तो देखिए इसमें बताया गया है जो किसी भी जो व्यक्ति है उसका हाथ का, आंखों का, शरीर का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो इस प्रकार का विकार किसमें होता है। तो देखिए एक एक करके सभी विकारों को पहले देखते हैं, इसमें जो विकार दिए हैं। देखिए अगर आपको डिटेल वाली क्लास चाहिए उसमें ट्रिक के माध्यम से हमने सभी को बताया है, वहाँ से जाके उस क्लास को देखिए, जितने भी विकार हैं आपके पेपर में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला है पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में लक्स आता है, तो वहाँ से हमने याद किया था लक्स साबुन। तो LUX स्पेलिंग होती है, लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ता है, तो पठन से संबंधित ये विकार था। अगला जो था, अगला डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर आता है। क्या आता है? डिसकैलकुलिया। इसको कैलकुलेटर से कोरिलेट करेंगे तो इसमें बच्चा क्या करता है? कैलकुलेट करता है। क्या करता है? कैलकुलेट। तो क्या करता है? गणना करता है। अगला जो है क्या है? डिस्फेसिया। डिस्फेसिया भाषा वैकल्य है। तो इसमें फेसिया में क्या होता है? बच्चा फंस फंस के अपनी बात को बोलता है, तो इस प्रकार से इसको भी याद किया था। इसके अलावा जो अगला है लास्ट वाला, इसमें है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया में प्रेस आ रहा है, तो हमने याद किया था प्रेस करना मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना या ढकेलना। तो देखिए प्रेस करना, जब बच्चा जैसे कि बच्चा किसी की बटन दबा रहा है, किसी भी रिमोट है, रिमोट की बटनें दबाता है, तो जब आँखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चा जब प्रेस करेगा तो 4 को दबाना है तो दबा देगा गलती से 5 को, क्योंकि उसके आँखों का और हाथों का क्या है? सामंजस्य अच्छा नहीं है। तो उसको इस प्रकार से हमने याद किया था। तो हमको इसमें क्या बताना है? इसमें हमको ये बताना है संतुलन उसका अच्छा नहीं होता, शारीरिक निपुणता होती है, हाथ और आँख का सामंजस्य जो है अच्छा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने सभी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो डिटेल वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से अपना 1 से 2 नंबर कन्फर्म कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। देखिए हमको बताना जेंडर। जेंडर क्या है हमको बताना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जेंडर, दूसरा होता है लिंग। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए जेंडर जो होता है उसको निर्धारित करता है समाज, और होता है दूसरा लिंग। तो वो देखिए समाज और लिंग, देखिए कि कोई भी अगर पुरुष है या कोई भी महिला है तो पुरुष की जो लिंग होगा वो उसके शारीरिक जो उसकी बनावट होगी उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई भी किस लिंग का है, कोई भी पुरुष है या महिला है। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर सामाजिक जो पहनाव ओढ़ाव होता है, जो दिखावे की चीज़ें होती है, उसके जरिए से हम लोग जान जाते हैं कि उसका पहनाव ओढ़ाव ऐसा है तो वो कैसा है, पुरुष है या महिला है। तो इस प्रकार से इसको हम जानते हैं। तो जेंडर कैसा हो गया? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर जो होता है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। कैसा? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो बाकी सभी गलत आंसर हो जाएंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या 11 जो है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो जो कठिनाइयाँ होती है उनको जानने का जो व्यापक तरीका है कौन सा है। तो देखिए मानकीकृत आ गया पहले में। मानकीकृत क्या है? निगेटिव वर्ड है, जहाँ कहीं भी मानकीकृत आ जाए तो उसको काट देंगे। अगर नेगेटिव आंसर पूछा जाए तब तो हो सकता है, लेकिन अगर सही चीज़ पूछी जाए तो मानकीकृत सदैव क्या करेंगे? ऑप्शंस में काट देंगे, तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? बहुवैकल्पिक वाले सवाल। तो देखिए बहुवैकल्पिक वाले सवाल होते हैं उससे किसी की कठिनाइयों का पता नहीं लगाया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। साल के अंत में परीक्षाएं, तो अंत में परीक्षा बंद हो गई, अब तो CCE स्टार्ट हो गया। सतत परीक्षाएं होंगी, तुरंत परीक्षाएं, तुरंत मूल्यांकन। तो अब साल भर परीक्षाएं चलती रहेंगी, साल भर मूल्यांकन होता रहेगा। इसके अलावा जो अगला है केस स्टडी। देखिए केस स्टडी करेंगे तभी हम किसी की विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयों की पहचान कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कैसी कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। तो देखिए जब लड़कों और लड़कियों का कंपेरिजन कर दिया जाए, अलग अलग बातें कर दी जाए, तो वहाँ पे आंख बंद करके क्या लगाना है? जेंडर रूढ़िवादिता। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। याद कर लेंगे, पक्षपात भी नहीं होगा, क्षमता भी नहीं होगा, सशक्तिकरण भी नहीं होगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 13 देखते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए। देखते हैं एक एक ऑप्शन करके। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, गलत बात है। जो व्यक्तिगत
भिन्नताएं होती है उनको बाधा के रूप में नहीं देखना, हमको एक अच्छे वे में देखना है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, तो बिल्कुल सही बात है। एक इसको विकास प्रक्रिया के रूप में देखना है, एक प्राकृतिक रूप में देखना है और स्वाभाविक रूप में देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्रकार का असामान्य व्यवहार गलत हो जाएगा। अब सारी चिंतन के नतीजे के रूप में ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो शिक्षा का जो समावेशन होता है उसमें कौन सा कारक बाधक है हमको बताना है। क्या बताना है? निगेटिव चीज़ बतानी है। तो निगेटिव का आंसर सदैव निगेटिव होता है। तो इसका देखिए पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो निगेटिव का आंसर निगेटिव बताना है तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होता है कंपटीशन, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। बाकी बहुसंवेगी उपागम सही हो जाएगा। आधारभूत संरचना सुगम्यता ये भी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, हमको बताना है क्या महत्वपूर्ण है। अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंध किया जाना चाहिए, तो गलत है, ऐसा नहीं। जेंडर भेदभाव की चर्चा करने से बचा जाए, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमको लिखना है क्या महत्वपूर्ण है, क्या किया जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो कि रूढ़िवादों को चुनौती दें, सही बात है। ऐसे हमको उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती प्रस्तुत करें। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, तो गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 16 देखेंगे। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो हमको हर एक ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन है आनम्य पाठ्यक्रम। देखिए आनम्य पाठ्यक्रम गलत हो जाएगा, क्योंकि आनम्य का मतलब होता है कठोर, तो कठोर पाठ्यक्रम नहीं रखना है हमको, कैसा लचीला पाठ्यक्रम रखना है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, परीक्षा केंद्रित नहीं, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, तो भी गलत हो गया। उचित समायोजन बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुर्गम इमारती संरचना, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? हमको बताना है। किसकी बात की गई है? दृष्टिबाधिता की बात करी गई है, तो बाधक की बात करनी है। निगेटिव का आंसर कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो क्या जो ब्रेल लिपि होती है उसकी किताबें होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमको निगेटिव बताना है। स्पर्शीय मानचित्र, देखिए मानचित्र जिनको स्पर्श करके हम समझ सकें, तो वो कैसे हो गए? दृष्टिबाधिता के लिए अच्छे हो गए, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन हमको निगेटिव बताना है। लिपिक की मदद लेना, लिपिक मतलब लिखने वालों की मदद लेना, तो ये भी सही हो जाएगा। जो अगला ऑप्शन है लिखित परीक्षाएं, देखिए जो दृष्टिबाधिता है वो लिखने में असमर्थ होते हैं, तो लिखित परीक्षाएं उनके लिए सही नहीं होगी, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो निगेटिव का कैसा आंसर होता है? निगेटिव का निगेटिव आंसर, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 18 देखेंगे। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो निम्न में से कौन सा है? तो हमको बताना है कैसा वातावरण देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के छात्र आते हैं, लेकिन सभी को क्या करना है? एक साथ सबका विकास करना होता है। रूढ़िवादिता या नामीकरण दोनों गलत हो जाएंगे। सत्य धारणा, योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा, तो गलत, प्रतिस्पर्धा निगेटिव टर्म है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार समुन्नत किया जाना है? समुन्नत का मतलब हो गया प्रमोट, तो देखेंगे हर एक ऑप्शन को। अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन के क्रियान्वयन के द्वारा, तो देखिए प्रमोट किया जाना, पहुंचाया जा रहा है, तो पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सार्वभौमिक कैसा है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टैग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है व्यवहारवादी उपागम, देखिए हर जगह ये वर्क नहीं करता है। आगम में आधारभूत ढांचा, ये भी गलत हो जाएगा। सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करना, तो टैग वर्ड ये निगेटिव हो जाता है, तो ये भी गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20। विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से
देखना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उनको अधिगम शैली में किस नज़रिए से हमको देखना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, तो गलत बात है, बाधा के रूप में नहीं देख सकते। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असामान्य व्यवहार गलत हो जाएगा। अपसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में बताना है जेंडर प्रमुख रूप से क्या है। तो किससे निर्मित हुआ, तो जेंडर किसमें निर्मित हुआ है, आपको स्टार्टिंग में बताया था। जेंडर निर्मित हुआ है किसके द्वारा, समाज के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित हुआ है, समाज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22। निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। तो हमको बतानी है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, देखिए मानकीकृत नेगेटिव वर्ड आ गया तो इसको पहले काट देंगे, नेगेटिव टैग वर्ड हट जाएगा। देखिए एक और नेगेटिव टैग वर्ड आ रहा है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 में, डी नंबर का। कौन सा आ रहा है, केवल। केवल कैसा नेगेटिव वर्ड है, तो केवल जहाँ पे आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड इसको काट देंगे। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, तो इनको देखना है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, देखिए अनदेखी नहीं कर सकते, तो ये भी कैसा नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, प्रमोट करना, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। तो कैसे स्वालीनता होते हैं, वो कैसे पुनरावृत्ति का व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार, किसी कार्य को या किसी व्यवहार को बार बार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, पुनरावृत्ति का व्यवहार करते हैं। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। तो जेंडर किससे निर्मित हमको बताना है, जबकि लिंग निर्मित है। तो हमको बताना है दोनों किससे कौन सा निर्मित होता है। तो जेंडर किससे होता है, सामाजिक से होता है, और लिंग जैविक। तो पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, सामाजिक और जैविक। फिल इन द ब्लैंक्स बताना था। तो इसका 24 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कक्षा के विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। कैसे, विभिन्न योग्यताओं वाले। तो देखिए इसके हर एक ऑप्शन को देखेंगे। देखिए जो पहला ऑप्शन है, श्रेणीबद्ध कठिनाई का कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर। तो मानकीकृत देखिए निगेटिव आ गया तो गलत हो जाएगा। केवल सामान्य, देखिए केवल ही निगेटिव वर्ड है, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न आवश्यकताओं और शिष्यताओं की उपेक्षा करके, तो ये भी निगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई कार्य देकर। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं तो सभी को भिन्न भिन्न प्रकार का श्रेणीबद्ध कार्य दिया जाएगा। श्रेणीबद्ध का मतलब हो गया एक क्रम में कार्य दिया जाएगा। कैसे, पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताओं को अलग अलग करके कार्य दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, हमको बताना है। तो देखिए जो स्वालीनता होता है उसमें क्या होता है, संप्रेषण में ही बच्चे को क्या होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। कैसी होती है कठिनाइयाँ, क्योंकि वो एक व्यवहार को बार बार करता है। तो किसकी बात की गई है, संप्रेषण की। संप्रेषण कैसा, अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 27 देखते हैं। एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए। कैसे विद्यार्थी हैं, दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी हैं, तो उनको किससे बचना चाहिए हमको बताना है। तो सभी ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है, फर्नीचर और भौतिक वस्तुओं और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करता रहना चाहिए। तो गलत बात है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दृष्टिबाधिता वो देख नहीं सकते, तो बार बार परिवर्तन होगा तो अपने आप को वहाँ पे ढाल नहीं पाएंगे। तो हमको कैसा बताना है, बाधक के रूप में बताना है। किसके, जिससे बचना चाहिए। तो नेगेटिव बताना है। तो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव आंसर। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। स्वर और स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग, सही बात है। मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। हमको किससे बचना है बताना, इसीलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28।
एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमको बताना है सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभेदित निर्देश क्या हो जाएगा? विभेदित निर्देश। मानकीकृत निगेटिव वर्ड गलत हो जाएगा, उद्दीपन भी नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको डिटेल में कराए गए हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।